ये पढ़ा दिया था क्या मैंने? इस फ्री एनर्जी निकालना बता दिया है कि नहीं बताया? क्वेश्चन दिया था, कर लियो। एक ई नॉट दिया हुआ था ना? ई नॉट दिया था। पहला वाला अगर क्वेश्चन करना है, पहला वाला ध्यान से, पहला करा दिया था। देखते हैं, पहला वाला फिर से करता हूँ। Zn रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से। ZnSO4 बन रहा है, कॉपर बन रहा है। यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो टेक्निकली यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो जिंक कॉपर 2+ के बीच Zn2+ बना रहा है और कॉपर बना रहा है। सल्फेट आयन यहाँ पे स्पेक्टर आयन है तो उससे ज़्यादा चिंता नहीं करें। और अगर मैं बात करूँ कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस का जो नॉट है कितना है बे? 10.34, यही है ना? नॉट तो यही है। और प्रोसेस का Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में जब कन्वर्ट, इस प्रोसेस का E0 -0.76, यही है। अब इन दोनों ही प्रोसेस में अपन कैलकुलेट करेंगे डेल्टा जी नॉट इस वाले ऊपर वाले प्रोसेस का डेल्टा जी नॉट वैसे कितना? -NF यही होता है। n की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए? -F0 कितना है? पॉइंट, क्या आएगा? -0.68। ये आ रहा है, फॉलो कर रहे हो ना बे? इस वाले के लिए जो डेल्टा जी नॉट हो, डेल्टा जी नॉट आएगा -F माइनस के बन +1.52 F बन रहा है। अपने को इस रिएक्शन का जी नॉट, ये वाले रिएक्शन का क्या करेंगे भाई? ये रिएक्शन निकालने के लिए ये वाले इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से बन जा रहा है क्या? ऐड करने से बन रहा है कि घटाने से बन रहा है? जैसे किसको घटाना पड़ेगा? ऊपर वाले में 1 से -1 ऐड कर, मैं इस यही टर्म यूज़ करता हूँ कि ऊपर वाले में 1 से ऐड करें। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा करने से ये नीचे वाली रिएक्शन बन रही है। इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट क्या होगा? में 1 से मल्टीप्लाई होगा, -0.68 F, और इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? -1.52 F। ये आ रहा है? तो ऐड करके देख तो कितना? -2.2, ये आ रहा है? ये आ रहा है ना? तो E0 आएगा, इसका आएगा डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाई -NF, ये आएगा। क्या रहा? डेल्टा जी नॉट कितना है? -0.2 F डिवाइडेड बाई -N की जगह पे क्या लिखो? कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है अभी यहाँ पे? 2। और इन सॉल्व करके बता कितना आ रहा है? 1 पॉइंट क्या? पहले E0 निकालते हैं या पहले जी नॉट डेल्टा जी नॉट निकालते हैं? दोनों में से कुछ भी निकालो, एक ही बात। अगर तुम ऐसे करना चाहते हो, E0 आएगा, आएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, घटा के देखना है कितना।
1.1 तो डेल्टा जी नॉट -2 से करना आसान है ये, जी नॉट से करना आसान है, नॉट से करना आसान, जी नॉट से करना आसान, दिख रहा है ना? छापो और अगला वाला जो है AgNO3 वाला कॉपर वाला वो दोनों करो। हमारे पास समय मात्र 5 मिनट, 2.5 मिनट दोनों क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन वाला तो छापे होगा ना भाई, पहला वाला छापे थे कि नहीं छापे थे? क्वेश्चन बताना पड़ेगा या ये पहले सोल्यूशन देख छाप लिए हो? लोग छाप रहे होंगे तो सिल्वर वाला करेंगे। कितने लोग दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लिए?
लोग दूसरा वाला क्वेश्चन कर लिए वे? चलो देखते हैं। कर दिया क्या मैंने? AgNO3 कॉपर मिला रहे हैं, NO3 22 और Ag का फॉर्मेशन ये है। एक्चुअली में यहाँ पे NO3 को अगर हटाओगे तो टेक्निकली यहाँ 2Ag प्लस कॉपर, कॉपर 2 प्लस Ag का। पहले क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है पहले वो देख। Q2 प्लस से कोई इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट, इस प्रोसेस का जो ई नॉट है वो कितना, 10.34 ये दे रखा है। और Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन Ag का ई नॉट 10.80 ये है ना। नॉट का डेटा तो एनसीईआरटी लाए हो कि नहीं लाए हो? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ओपन है सामने सबके, चेक करके देखो गलत तो नहीं लिख रहे हैं। मेरा भरोसा नहीं, मैं कब गलत लिख दूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर बात करें डेल्टा जी नॉट का, डेल्टा जी नॉट जो आएगा वो आता है -NFe। कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो, तो यहाँ लिखोगे F 10 पॉइंट बनता है -0.68F, यही बनेगा। और इसका जो डेल्टा जी नॉट आएगा आएगा -1F पॉइंट, आएगा -8F। ये आ रहा है। 1 क्यों किया Ag वाले में? एक इलेक्ट्रॉन अपने को ये वाली रिएक्शन बन, क्या करोगे ऊपर वाले में, चलो घटाओगे नीचे वाले में से ऊपर वाले को। मुझे लगता है कि इसमें -1 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, तब जाके ये रिएक्शन बनती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, इसमें भी क्या होगा, डेल्टा जी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +0.6F और प्लस, प्लस नहीं -2 × 0.8, ये बनेगा 2 × 0.8F का 6F। यही आ रहा है। छोड़ के बता कितना आ रहा है ये, -0.92 आ रहा है ना, एफ आ रहा है। ये डेल्टा जी नॉट, अगर डेल्टा जी नॉट पता चल गया तो क्या कोई ई नॉट बता सकता है? -F आई माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? तो यहाँ लिखोगे 2F, कितना आ रहा है जल्दी से बता, +0.46। और अगर तुम डायरेक्ट ई नॉट निकालते हो तो भी कितना आएगा, +0.4। यहाँ से जी, कितने लोग डेल्टा जी नॉट निकाल के ई नॉट निकाले हो? कितने लोग ई नॉट निकाल के डेल्टा जी नॉट निकाले हो? ठीक, और कितने लोग सही किए हो किसी, बाकी क्या किए हो बे? ये कठिन, कठिन लग रहा है क्या ये? छापो फिर, छाप, पहले मिटा दे और अगला वाला करो। अगला वाला पता है ना क्या है, कॉपर 2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +1 बन रहा है।
अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक अपने लिए कंबल की व्यवस्था खुद ही कर चुका। जैकेट की बात कर याद है ना, हर बार पर्सनली ले लेता है तो। चलो ठीक है। फाइन लेके क्या नहीं पैक करेंगे। अगला देखते हैं। तो अपने को ये रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकालना है। प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज है ना। अपने पास क्या दिया है, सी प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है। इसका ई नॉट दे रखा है +0.3, यही है ना। और सी प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लूज बन रहा है, इसका ई नॉट +0, यही है ना। तो चेक कर ले यार। पता है मुझे पता है कि ये यही है। हाँ, इसको करो कर, क्या करना चाह। थोड़ा सा यार, बोलना तो मैं कुछ और चाह रहा था, पर चलो बाद में देख। अगर मुझे ये रिएक्शन बनानी है, ये वाली रिएक्शन, देखो बार बार जी नॉट से मैं नहीं करने जा रहा, डायरेक्ट ई नॉट से ही कर देता हूँ। ठीक है। मुझे लगता है कि इस वाले रिएक्शन में 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाले रिएक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें, तो यही बन रहा है ना भैया। तो बन रहा है कि नहीं। ई नॉट आएगा आएगा +0.3 -0.52 -0.18 18 आ रहा है, -18। ये कितने लोग सही से कर पाए हो। अच्छा, अगर मैं डेल्टा जी नॉट निकालता हूँ, डेल्टा जी नॉट निकालोगे तो इसका कितना आएगा, इस कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, 2 का। क्या आएगा, -0.86 F। इसका जो डेल्टा जी नॉट आएगा आएगा -52 F। यही आ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। दिख रहा है ना बे, ध्यान से फॉलो करना अपने में। डेल्टा जी नॉट जो आएगा ऊपर वाले में से -0.6 से माइनस -0.52 F आएगा। ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है जोड़ के बता। -0.18 आ रहा है, 16 आ रहा है, 0.16 F आ रहा है। हाँ, तो जो ई नॉट आएगा इस डेल्टा जी नॉट से, वो आएगा -0.16 F डिवाइडेड बाई -1 F, और ये आएगा +0.1
लगा रहा है क्या? अच्छा, जब डायरेक्ट ई नॉट से कर रहे थे तो कितना आ रहा था? -0.18। और डेल्टा जी नॉट से कर रहे हो तो कितना आ रहा है? +0.16। ये तो अलग आ जा रहा है बे, नहीं? कितने लोग वो आंसर निकाले हो? डेल्टा ई नॉट से करके -0.18 निकाले हो, ऊंचा तो उठाओ। ठीक। और कितने लोग डेल्टा जी नॉट से करके +0.16 निकाले हो? बाकी लोग पता नहीं क्या किए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों से अलग आ रहा है तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सही क्या होगा? सही कौन सा होगा? तो पिछली बार तो दोनों सब में सेम आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी से भी करो, तो आसान वाला था सब कर दी। हाँ, पर कितने लोगों को लगता है कि -0.18 वाला आंसर सही होगा? और कितने लोगों को लगता है कि +0.16 वाला आंसर सही होगा? और कितने लोगों को लगता है कि दोनों ही गलत है? एवरेज निकालेंगे, दोनों ही गलत है, फिर सही क्या है? ठीक, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही है, ये गलत। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, बड़ी वाली, बड़ी वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, एकदम पीछे लॉग टेबल से पहले उसको ओपन करो सभी लोग। मिला ही है? जैसे इंसान के बगल में बैठते जिसको वो मिला बे। ओपन किया जो लोगों ने इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो बड़ा वाला। ठीक, अब उसमें तुम जाओ प्लस, ऐसे तो रिएक्शन तो तुम खोजते रह जाओगे, जब +1.16 के पास है ना, क्या +16 के आगे यही वाली रिएक्शन लिख रखी है, इसका मतलब इस रिएक्शन का ई नॉट कितना होगा? +0.16। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भाई सही तो यही है, वाला गलत। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि वाला गलत कहाँ है? गलत क्यों आ रहा है उसमें? पहले वाले में सब कहें क्या गलत किया उसमें? जैसे रिएक्शन जोड़ते वैसे ही उसको वैसे ही आ रहा है। कौन बताएगा बे? बात, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा इसलिए है कि डायरेक्ट हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे ऐड करके, इन दोनों रिएक्शंस को ऐसे ऐड करके ई नॉट निकाल रहे हैं, तो ये आ रहा है -0.16, डायरेक्ट 18 आ रहा है डायरेक्ट ऐड करने। और डेल्टा जी नॉट से जब कर रहे हैं तो ये आ रहा है। और डेल्टा जी नॉट वाला इसलिए सही है, डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ई नॉट क्या है वे? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव, इंटेंसिव जानते हो, पढ़ाया होगा कभी, और मैंने बताया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते, और इंटेंसिव डायरेक्टली, ये जो कर रहे हैं इसमें हटा के सीधा ये कर दिया ना, प्रोसेस ही गलत। कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली ऐड नहीं, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टीज ऐड होती है? एक्सटेंसिव। और इसीलिए हमेशा एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, पहले किससे करोगे? डेल्टा जी नॉट, हमेशा डेल्टा जी नॉट वाला आंसर लिखोगे, प्रोसेस यूज, और उससे जो आंसर आएगा से नॉट निकालोगे, ई नॉट निकाल के नॉट नहीं। और ऐसे भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेते तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक नंबर का आलसी आदमी हूं, और उसके बावजूद भी कठिन वाले मेथड को सॉल्व करके लिख रहा हूँ। बात है कि वो आसान वाला एग्जाम में करोगे तो किससे करोगे बे? डेल्टा जी नॉट से या ई नॉट से? कठिन किससे करना आसान है? सही आंसर है
90% केस में 10%, क्या 10% का रिस्क लोगे या नहीं लोगे? हारे ऊपर, हारे ऊपर। अगर तुम 10% का रिस्क लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो। वैसे एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बता देता हूँ। तो यूज़ करोगे तो आसान भी रहेगा और जल्दी से आंसर भी निकले। अगर किसी रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, डायरेक्ट ई नॉट से करो, आंसर पे कोई सही आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में ई नॉट दिखाई दे रहा है, रिएक्शन डेल्टा जी नॉट से करना ही पड़ेगा। जैसे ये वाली रिएक्शन, क्या इन दोनों रिएक्शन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डायरेक्ट ई नॉट आ जाएगा। लेकिन इस वाले में देख इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसीलिए इसमें ट्रिक है ना, कोई रूल नहीं है, हाँ? अगर लगाओगे तो में हो, इस तरह से तुम चाहो तो टाइम बचा। तो ये अगर एग्जामिनेशन हॉल तक याद रहा तो, नहीं तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा डेल्टा जी नॉट से। देखो अगला प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। अगला एप्लीकेशन है ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है जानते हो? तो इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो ना? इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, एक डब्बा लेते हैं और उसमें कोई सब्सटेंस ऐसा डिजॉल्व कर ले, या तो एक्वस सोल्यूशन या फिर मेल्ट करके डाल लो कोई, और इसमें लगाते हैं दो न्यूट्रल रॉड, दोनों एक ही में रहता है। इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग एक करंट से, ऑफ करंट से करंट पास करते हैं। कौन सा करंट पास करते हैं? करंट की एसी करंट, हाँ, करंट पास करते हैं। करंट बोल, आदत की वजह से करंट बोलूँ। करंट का मतलब ही होता है डायरेक्ट करंट। अब उसमें करंट लगाने की जरूरत नहीं है, पर मेरी आदत बन चुकी है करंट ही बोल, ऑटो करेक्ट कर ले। यहाँ पर डीसी करंट पास किया जाता है, एसी करंट कहाँ नहीं पास करते, कहाँ पास करते? करंट एसी करंट वायर में बड़ा डिफरेंस होता है। करंट किसी वायर में अगर कर रहा है ना, वायर है और 200 वोल्ट का डीसी करंट फ्लो टच करो, और 200 वोल्ट एसी करंट, अलग अलग रिफ्लेक्शन आते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई, कोई बताएगा? कभी टच नहीं किया तुमने? कभी तुम्हें गलती से भी टच नहीं हुआ तुम्हें? आज जाना घर पे ही एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा अभी करके दिखाएं? आज 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 अरे अभी करके, पता नहीं कहाँ वायर है। अच्छा मैं करके दिखाऊं अपने ऊपर? यहाँ यहाँ तेरा नाम लिखा हुआ लग रहा है। जब भी हम यहाँ पे कोई भी डीसी करंट, जैसे मान लेना डीसी का जो वोल्टेज होता है, टाइम के साथ साथ अगर 200 वोल्ट का है तो इसका जो वोल्टेज होगा थ्रू आउट द टाइम क्या बना रहता है? 200 वोल्ट पे बना रहता है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे ना किसी वायर को ऐसा टच करता हूँ, वोल्ट का डीसी वायर को टच करते हैं ना, जैसे ही मेरा फिंगर टिप उसको टच करेगा, मेरा फिंगर टिप का पोटेंशियल 200 वोल्ट पहुंच प्लस 200। और पैर क्योंकि मेरा जमीन पे रखा हुआ है, पैर का वोल्टेज होगा, हाँ, वो कितना माना जाएगा बे? अर्थ का वोल्टेज क्या माना जाता है? ऐसी सिचुएशन में मेरा फिंगर टिप हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा और जो पैर होगा लोअर पोटेंशियल। बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड होंगे चार्ज होगा, सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, यहाँ बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, अलग अलग सॉल्ट डिजॉल्व, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो सब किधर फ्लो करने लगेंगे? पैर से टिप की,
पैर की तरफ, फिंगर टिप से पैर की तरफ फ्लो होना। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ फ्लो होंगे, पैर से फिंगर टिप की। समझ में आ रही है बात? आ रहा है ना? पर हम जब एसी करंट टच करते हैं, एसी करंट के वायर को टच, का जो फ्लक्चुएशन होता है वो ऐसे रहता है, +200 से -2 फ्लक्चुएट एसी से करंट जैसे ही, और ऐसा कर होता है 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी के बराबर। मोस्ट ऑफ टाइम घर में जो आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, तो 1 सेकंड 50 बार ऐसा प्लस माइनस में। अगर मैंने किसी एसी वायर को टच किया इस पर्टिकुलर टाइम पे, यहाँ पे +200 होगा, +200 उस पर्टिकुलर टाइम पे टिप +200 हो जाएगा। पैर किस पे रहेगा बे? लो पोटेंशियल पे। कौन हायर पोटेंशियल? फिंगर टिप हायर पोटेंशियल। पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो फिंगर टिप्स पैर की तरफ, नेगेटिव होंगे पैर से। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही ये यहाँ नीचे -2 फिंगर टिप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल से अब पैर हायर पोटेंशियल पे चला गया। अब जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो पैर से वापस फिंगर टिप की तरफ, और जैसे जैसे फ्लक्चुएशन पार्टिकल हैं पॉजिटिव नेगेटिव का फ्लक्चुएशन होता है। और ऐसा 1 सेकंड में कितनी बार होगा? 50 बार। अंदर पॉजिटिव पार्टिकल का बहुत ज़्यादा एक झटका लगता है, पार्टिकल का मूवमेंट रैंडमली 1 सेकंड में 50 बार आगे पीछे हो, झटका तो लगना ही है। फिर दिमाग से सिग्नल, पर मान ले कि किसी ने हाथ बांध ही दिया वहीं, या टच किया और चिपक ही गया, हाँ, ऐसे ऐसी सिचुएशन में वो मूवमेंट है वो चलता रहता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है, फ्लूइड जनरेट, और बॉडी जो है बर्न हो जाती है। देखा होगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं, बर्निंग ज़्यादा होता है। फिर अंतिम संस्कार की जरूरत है ना? तो खतरनाक कौन होता है बे? डीसी का, एसी का? डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि डीसी करंट के वायर को अगर टच करते हो तुम तो बॉडी के अंदर परमानेंट डाइपोल जनरेट हो जाता है। पॉजिटिव वाले पोर्शन सारे पैर के पास चले जाएंगे, नेगेटिव वाला फिंगर टिप पे। थोड़ी देर बाद छोड़ भी दोगे ना तो एक फ्लूइड के अंदर जो आयंस का डिस्टर्बेंस है वो बना रहेगा। नेगेटिव वाला अभी भी छोड़ने के बाद भी फिंगर टिप नेगेटिव रहेगा, पैर पॉजिटिव रहेगा, पैर छूते रहो, ठीक है? नुकसान करता है। एसी वाले में क्या होता है? एसी वाले में वो शिफ्टिंग है वो परमानेंट नहीं होती, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि घरों के अंदर एसी वोल्टेज आता है वो बहुत हाई वोल्टेज का होता है, 250 या 200 वोल्ट तक, 20 वोल्ट करंट दिया जाता है। वो अगर तुम हमारे घर में स्टेबलाइजर लगा होगा 180 से लेके 240 250 वोल्ट की आता है। अगर पर डीसी करंट का कोई बैटरी तुम 250 वोल्ट का डीसी अभी नहीं देखा होगा। मैक्सिमम जो वोल्टेज तुमने 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। इवन कमर्शियली भी बहुत सारी जो बैटरीज, सबका वोल्टेज कितना आ रहा है? हाँ, कौन सी मशीन? हाँ होगा, कोई मशीन हो सकता है, पर 200 तो नहीं देखा होगा। डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है, ये उसके वोल्टेज बहुत कम रखा जाता है इसी पर टाइम में। एडिशन साहब जो, अरे वो एक डिस्कवरी किए थे, थॉमस एल्वा एडिशन, एक, हाँ एक बल्ब खोजे थे जो आजकल कोई नहीं जलाता, हाँ भाई, फिलामेंट वाला बल्ब। कौन जलाता? फिलामेंट वाला बल्ब।
अच्छा, वो बल्ब बनाए थे। बल्ब, अब उनकी कंपनी डायरेक्ट करंट बनाती थी, थॉमस अल्वा एडिशन। और उस टाइम पे टेस्ला था। चलो जन यही लोगों के टेस्ला टाइम पे एसी पे के ऊपर काम कर रहे थे, अल्टरनेटिव करंट के ऊपर काम कर रहे थे। और जब एडिसन साहब को ये पता चला कि एसी पे काम कर रहे हैं, यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ऐसा शहर बनाया था जिस वायरलेसली ये ट्रांसमिट किया जा सकता, वायरलेसली मतलब वायर लगाना पड़ता। वायर का ही सबसे बड़ा दिक्कत इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वायर्ड का। हर जगह कम्युनिकेशन अपने को वायर यूज़ कर, इवन इंटरनेट के लिए भी वायर यूज़ होता है हमारा। यार तुम्हें पता है कि सब सारे फाइबर हैं वो लगे हुए हैं क्या इंटरनेट को कनेक्ट कर, पूरा बिना वायर के कहीं से ना इंटर, सब कुछ वायर्ड होता, वायरलेस नहीं है। और ये चीज़ बहुत साल पहले, लगभग 100 साल पहले वायरलेसली अल्टरनेटिव करंट को। अब एडिसन साहब को लगा ना कि यार ये तो यार अगर करंट की यूटिलिटी बढ़ेगी तो हमारा डिमोटिवेट करने की कम दे एसी कर, हाथी मंग हाथी नहीं, टाटा जो वाले जो एक्चुअली में छोटे, तो मेले में लगभग 5,000 लोगों के अल्टरनेटिव करंट आया उसको, है। और पता चला कि अल्टरनेटिव करंट खतरनाक होता, लोगों ने अल्टरनेटिव करंट की शिफ्ट करने के बजाय डायरेक्ट करंट पर मेंटेन रखना ज़्यादा सेफर ऑप्शन। इसकी वजह से बस आप फंडिंग नहीं मिली, लैब में आग लग शादी किसी ने, लैब पूरा एक्सपेरिमेंट था। और अब हम सभी लोग वायर से एसी करें, तार लगा के। तो तो गलत तो था ही, पर खैर चलो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना कि ग्रेट साइंटिस्ट, मैं नहीं मानता। आई होप, हाँ, टेस्ला साहब अगर जिंदा रहते कुछ और दिन और उनको थोड़ी और फंडिंग मिली होती तो हमारा जो वर्ल्ड है अभी शायद 5 लगभग 50-60 साल आगे होता। ये एक इस की वजह से सेल्फ क्या बोलते हैं, हाँ सेल्फिशनेस, 10 साल ऐसे लोग भी साइंटिस्ट भी हैं जो शोध के लिए नहीं, के लिए काम करते हैं, यही कर सकते हैं ऐसी। पर जो हिस्ट्री होती है हमेशा इतना पेशेंट नहीं होता। तुम लोग को बहुत खराब लगा हो कि अरे यार ये क्या बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर। यहाँ पर देख, पर हम यहाँ पे डीसी करंट पास करेंगे, इसमें ये वाला प्लेट कौन सा प्लेट बनेगा, पॉजिटिव, और ये वाला प्लेट कौन सा बनेगा भाई, नेगेटिव प्लेट बनेगा। पॉजिटिव प्लेट कैथोड बनता है कि एनोड बनता है? देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कैथोड एनोड से वैसे कुछ, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इस प्लेट की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे इधर जाएंगे, नेगेटिव तरफ जाएंगे। मान लो कि ए बी टाइप का कोई सब्सटेंस है, डिसोसिएट होके ए प्लस बी माइनस, इसमें से पॉजिटिव प्लेट है, ये कौन जाएगा बे, बी माइनस जाएगा। बी माइनस अपना एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन में,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कौन सा प्लेट बनेगा? एनोड बनेगा। दिखाई दे रहा है? ये जो पॉजिटिव प्लेट है अभी क्या बना? एनोड। और नेगेटिव प्लेट पे जब जाएंगे, नेगेटिव प्लेट पे ए प्लस पहुंचेगा, एक 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 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा? ए में। ये रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन? ये कौन सा प्लेट बना? कैथोड। दिख रहा है ना? पॉजिटिव वाला क्या बना? एनोड। और नेगेटिव वाला क्या बना बे? कैथोड। तो पॉजिटिव वाला क्या बनता है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले मैंने बताया था पॉजिटिव वाला क्या बन रहा था? कैथोड। ये कब पॉजिटिव वाला कैथोड बनता है और कब नेगेटिव वाला कैथोड? ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पाया जाता है। टेक्निकली क्या किया हमने, एक ए बी नाम का कंपाउंड था ए प्लस, तो ए और बी में हमने अलग अलग सेपरेट कर दी बाई यूजिंग कौन सा करंट? डायरेक्ट करंट से खास करके अलग अलग सेपरेट कर। प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या? फोटो बनाओ और लिखो। पहले लिखो। अब लिए भैया, ये लिख लिया ना? लिख लिया? अब लिया होगा। इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर तक जितने। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से दो क्वेश्चन आ सकते। हर दो क्वेश्चन फिक्स है। बात है।
देख लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू फॉलोइंग फॉलोइंग। पहला है मोल्टन NaCl। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, अब बाकी इसके बाद देखो ध्यान से। पहला है मोल्टन NaCl। NaCl को जब मेल्ट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस और क्या, Cl माइनस। अब अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव प्लेट की, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर कौन जाएगा, Na प्लस या Cl माइनस? Cl माइनस जाएगा। ये क्या होने आया है, ऑक्सीडाइज होने या रिड्यूस? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन, एक। और ये क्या बनाता है, एक Cl फ्री रेडिकल। अब देखो फ्री रेडिकल के अंदर ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमेशा इसकी टेंडेंसी रहती है ये डायमेराइज हो जाए। अपने जैसा ही एक और Cl खोजेगा और से मिला के क्या बना लेगा, Cl2। समझ में आ रहा है? और जो Cl2 होता है वो है कि सॉलिड में गैस होता है, गैस होगा ऊपर की तरफ भागता है। और यहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। क्लोरीन गैस निकलेगी तो हम इस प्रोसेस लिबरेशन होना। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ना बे, तो कौन सा प्लेट बना ये, एनोड प्लेट। सेम वैसे ही जब नेगेटिव प्लेट होगा, नेगेटिव प्लेट पे क्या, सोडियम जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होने आएगा कि रिड्यूस होने, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और Na, सोडियम लिक्विड होता है कि गैस होता है, ये सॉलिड होता है, ये डिपॉजिट होगा। और ये कौन सा प्लेट बनेगा, अपन ये बोलते हैं कि कैथोड प्लेट है, के ऊपर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। और एनोड प्लेट पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट कुछ नहीं हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। कभी कभी ना ट्रिक क्वेश्चन भी नीट वाले पूछते हैं ना, जैसे जब मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड प्लेट पर क्या लिबरेट होगा, क्या लिबरेट, एनोड प्लेट पे क्या डिपॉजिट, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अब अगला वाला हमारे पास 5.5 मिनट का समय आगे के अगले तीन के। पहला जो अगला तीन है एक्वस वैल्यू टेस्ट।
ये तूने सारे पहला वाला ही छाप रही है अभी। मॉल्टन NaCl किया उसके बाद तूने AgNO3 पढ़ने आता है? ये क्या लिखा है तूने? और उसके जस्ट बाद कौन सा क्वेश्चन? वो एक्वस लिख रखा है तूने, मुझे लगा AgNO3 लिख रखा है। बस जैसा लिख, ऐसा क्यों आते हैं यार? इसको तो मैं Ag ही पढ़ूंगा। ये एक्वस है क्या? यार मैं भूल जाऊंगा अंग्रेजी इंजो की। अब एक्वस NaCl वाला तो करो सब जो आधा डबे दो। ये भी सब वही क्वेश्चन करके बैठे हैं बस जो मैंने कराया, और एक्वस NaCl लिख के बैठे हैं। ये समझदार है ये सब, ये सबसे समझदार है, पेंसिल से कर रहा है दोनों। अरे तीनों, सबको एक ही चीज सिखाया गया तूने? यहाँ कौन किसकी कॉपी कर रहा है ये बताओ, या म्यूचुअली डिसाइड हुआ है? करना भी जल्दी से फिर। क्वेश्चन नहीं लिखना है, के अंदर भी लिखना है कुछ, खाली क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ तो डायरेक्ट आंसर ही बता। ये ठीक है, अगला कर। सीधा AgNO3 वाला तू भी कर रही है। AgNO3 तो बोले भी नहीं। कुछ तो नहीं किया तूने। कर क्यों नहीं कर रहा है? ये बता भी रहा है कि नहीं किया है, करना है। चलो एक ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं तुम्हारी हेल्प के लिए, क्या है? इधर देखो इधर। हाँ दिखाते हैं। NaCl एक्वस लेंगे, अब ये एक्वस NaCl ले रहे हैं, एक्वस NaCl लेंगे तो NaCl डिसोसिएट तो होगा, क्या बनाएगा? Na प्लस और Cl माइनस। और पानी भी तो डिसोसिएट होगा, क्या बनाएगा? H प्लस और। अब पॉजिटिव प्लेट पे कौन जाएगा? Na प्लस या H प्लस पे? Cl माइनस और OH माइनस, यही दोनों जाएंगे, यही दोनों जाएंगे ना। ये दोनों यहाँ पे पहुंचेंगे, ये क्या होने पहुंचे हैं? ऑक्सीडाइज होने की रिड्यूस होने? ऑक्सीडाइज। और नेगेटिव प्लेट पे कौन जाएगा? Na प्लस और H प्लस, ये दोनों क्या होने पहुंचे? रिड्यूस होने। अब दो लोग पहुंच गए ऑक्सीडाइज होने, दो लोग पहुंच गए रिड्यूस में से कौन ऑक्सीडाइज होगा? जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, का मतलब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, या यूं कहें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो यहाँ पर क्या करता है? Cl अपना है, Cl फ्री रेडिकल बनाता है, जो कि तुरंत ही डाइमराइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cl2 में। एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? क्लोरीन गैस। सोडियम और हाइड्रोजन में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है? तो किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी? इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और H फ्री रेडिकल बनाता है, जो कि फिर से डाइमराइज होकर किस H2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन। और एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? क्लोरीन। तो और लेकिन सोल्यूशन में देखोगे ना ध्यान से, तो Na प्लस भी बच जा रहा है, और क्या भी बच जा रहा है? OH माइनस भी बच जा रहा है, दिख रहा है ना? मतलब टेक्निकली क्या बच रहा है? NOH। और रिएक्शंस को ऐड करो, वैसे तो ऐड करने कोई सेंस नहीं बनता, पर ऐड करोगे ना, यहाँ पर आएगा NaCl प्लस H2 इज इक्वल, क्या बना? NaOH प्लस हाफ H2 और हाफ Cl2, यही बनेगा। एक रिएक्शन होती है। अब ये रिएक्शन को ध्यान से देख, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कितने लोगों को लगता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है? और कितने लोग, छोटा छोटा हाथ उठाए, इतना छोटा कि देख भी ना पाए, नहीं पेन के नीचे ऐसे छोटा सा हाथ उठा रहा,
कितने लोगों को लगता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? बाकी लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस पहले भी बता चुके हैं। नहीं तो ऐसा अगर होता कि नमक को पानी में डालें और NaOH और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस उसमें से निकलने लग जाए, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ठीक है? ये रिएक्शन कराने के लिए कंटिन्यूअसली अपने को क्या पास करना पड़ेगा? करंट पास करना। और करंट पास करना बंद कर देंगे तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। बिना करंट के इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी? जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ही इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तब तक ही ये रिएक्शन होगी। नहीं होगी। ये स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? और वैसे थर्मोडायनेमिक्स में यही एग्जाम्पल दिया भी था, याद हो? समझ में आ रहा है? अगला वाला करो। ये छाप लिए? क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा? का कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, मतलब एक कंपाउंड, एक एलिमेंट है जिसके ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडाइज होने की है ना? तो अगर उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पे आता क्वेश्चन पूछना ही बहुत अच्छा। अभी इस पे इस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको रखे रहे। बता तो रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को रखे रहे। इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे अगली क्लास। क्या? कल है ना अगली क्लास? कल कल है ना क्लास तुम लोग में? कल क्लास नहीं थी तुम लोगों में यार? हाँ, कौन बोला ये? बोलता रहे, बोलता रहे। और कुछ बोल।
रेट तो सही रखते कम से कम। अगला वाला करो, डाइल्यूट H2SO4 वाला करते हैं, देखो। डाइल्यूट H2SO4 में जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 डिसोसिएट होता है पूरा 2H+ और क्या बनाता है SO4 2 और पानी भी डिसोसिएट होगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा क्या बनाएगा H+ और OH-। अब नेगेटिव प्लेट पे तो H+ ही जाएगा, सिर्फ H+ ही है तो H+ जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, H फ्री रेडिकल बनाएगा और हाफ H2 कन्वर्ट होके लिबरेट हो जाएगा। कैथोड प्लेट पे तो क्या ही गैस रिलीज हो रही है H2, पर पॉजिटिव प्लेट पे कौन कौन, सल्फेट आयन और OH आयन। ऐसे में यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और OH आयन का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन हाफ O, यहाँ पर वो जो बड़ी वाली है ना इलेक्ट्रॉन, चेक करोगे तो पता चलेगा, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के ही बता सकते हैं, पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा याद कर लो, OH और सल्फेट में जब कोई साथ आएगा तो ऑक्सीडाइज करेंगे OH को, और Cl और OH में जब साथ आएगा तो ऑक्सीडाइज करेंगे Cl को। क्या OH और Cl और सल्फेट में अगर साथ में आएगा Cl को, और तुम चाहो तो ऐड करके भी देख सकते हो। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो ना, इस रिएक्शन में टेक्निकली सल्फेट आयन यहाँ बच जा रहा है और हाइड्रोजन बच रहा है, तो टेक्निकली यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, वाटर की ही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, H2SO सब बच जा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है ना वे, ये रिएक्शन एक्चुअली में डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन एक्चुअल में वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, जिसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है जो कि कंडक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और तुम्हें याद होगा कई साल पहले तुमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा होगा, जिसमें ये पढ़ाया जाता था कि थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टेंस, जैसे कि करंट इजीली फ्लो हो और इलेक्ट्रोलिसिस अच्छे से हो, ये बस वही है। डाइल्यूट H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस टेक्निकली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा सा H2SO4 आया हुआ है। अब लो, ये H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस है या वाटर की है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, और धीरे धीरे वाटर उड़ता रहेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बीच बीच में पानी मिलाते रहते। अच्छा, हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा बन रहा है रिएक्शन का मोल ज़्यादा बन रहा है, इसके मोल ज़्यादा बन रहा है, कितने लोगों को लगता है कि हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा बन रहा है, कितने लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन का मोल ज़्यादा बन रहा है, कितने लोगों को लगता है कि दोनों मोल बराबर हैं, तो लगता होगा, दिख नहीं रहा तुम्हें, देख के बताओ किसका मोल ज़्यादा बन रहा है, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का। ध्यान से देखोगे ना तो हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा बन रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तब, हाँ, वैसे दोनों बराबर ही लगे, ऐसे ही देख, हाइड्रोजन का कैसे ज़्यादा बन रहा है, हाफ फोटो हाफ H2 लिखा हुआ है, यहाँ देख, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 बना रहा है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, दो, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कितनी बार हो रही हो, दो बार हो रही होगी, तो कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा, 1 मोल, और वहाँ कितना, आधा मोल। और वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में
ये रिएक्शन तो पढ़ा ही होगा। जब H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 और प्लस हाफ O इलेक्ट्रोलिसिस पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाइड्रोजन का मोल ज़्यादा बनता है, पर किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा बन रहा है? का बराबर बन रहा है, दिख रहा है ना? मोल हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा पर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो। ठीक, कंसंट्रेट H2O वाला किए हो? अच्छा, समय समाप्त हो गया क्या? तो इसका मतलब फिर घर से करके ले आओगे बाकी सब, क्या? निकल